हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे कि समास क्या होता है। समास का सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। समास में अस धातु है जो कि संस्कृत की है, तो संस्कृत की अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना और इसमें सम उपसर्ग जोड़ने पर समास शब्द बनता है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आया आपको समझ में कि जब भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, रस भरा। अब हमने देखा यहाँ पर दो शब्द हैं, रस से भरा, उससे शब्द बना रस भरा। तो ये जो रस भरा शब्द है, इस शब्द को हम समस्त पद कहेंगे। जिन दो पदों शब्दों के मेल से समस्त पद बना होता है उसके पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। हमने अब जाना कि समस्त पद क्या होता है। समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। अब समस्त पद में दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा जानेंगे। जैसे हमने एक विग्रह लिया, राजा का पुत्र, इससे हमने शब्द बनाया राजपुत्र, ये बन गया हमारा समस्त पद। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है पुत्र। तो जो राज है वो पूर्व पद कहलाएगा और जो पुत्र है वो उत्तर पद कहलाएगा। तो हमको समझ में आ गया कि समास की प्रक्रिया में दो शब्द होते हैं, उसमें पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। इसके पश्चात हम समास विग्रह को समझेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। समस्त पदों को वापस अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब हमको समझ में आ गया है कि समस्त पद क्या होता है। तो जब समस्त पद को वापस अलग करके लिख दिया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, ये है समस्त पद, लेकिन जब हमने इस समस्त पद को अलग करके लिखा तो हमने लिखा यश को प्राप्त। तो हमारा यश को प्राप्त जो है वो हो गया हमारा समास विग्रह। आइए इसके पश्चात हम समास के भेद जानें कि समास के भेद कितने होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा समास होता है अव्ययी भाव, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्पुरुष समास को कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अब जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद यानी पहले पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी लोप गायब हो जाते हैं या हट जाते हैं, वहाँ पर हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे स्वर्ग प्राप्त, ये हमारा समस्त पद है, स्वर्ग प्राप्त, और जब हमने इसका विग्रह किया तो बन गया स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा है मार्ग व्यय, विग्रह करने पर मार्ग के लिए व्यय। तो तत्पुरुष समास की एक पहचान होती है कि इसमें कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह आप समझते होंगे, कर्ता कर्म करण, उनमें जो ने, को, से, के, पर, के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी जिस समास के दोनों पदों में, यहाँ पर हमने पहला चीज़ पढ़ी थी कि समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ पर और उत्तर पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर कर्मधारय समास में जोड़े बन जाते हैं, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान। विशेषण विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो, और विशेषता। उपमेय उपमान यहाँ पर तुलनात्मक बात हो जाती है कि तुलना की जा रही है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे भला मानस,
हमने इसका विग्रह किया तो बना है भला है जो मानस। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहाँ पर हमने तुलना भी करी है और यहाँ पर हमने विशेषण और विशेष्य के जोड़े के बारे में भी जाना है। इसके पश्चात है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर इस चीज़ को हमें समझना होगा कि द्विगु समास में संख्या का महत्व होता है। अगर संख्या है तो द्विगु समास होगा। तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो पहरों का समाहार, पंजाब, पांच आबों यानी नदियों का समूह। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से संख्या का उपयोग किया गया है। इसके पश्चात है अव्ययी भाव समास। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका कोई व्यय नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में घटते या बढ़ते नहीं हुए। तो इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है। जैसे आजन्म, जन्म भर, सादर, आदर सहित। तत्पश्चात अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग हो। हमने जाना है समास में कि दोनों पदों का महत्व होता है। कहीं पर एक पद प्रधान है, कहीं पर दूसरा पद प्रधान है, कहीं पर दोनों ही पद प्रधान है। और यहाँ पर द्वंद्व समास में यही है कि दोनों ही पद प्रधान है, और जब यहाँ पर हम योजक के स्थान पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी क्या होता है योजक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी योजक शब्द हट जाते हैं। जैसे माता पिता यानी माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। यहाँ पर समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं, विलोमार्थक भी शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के जोड़े बने होते हैं और बीच में जब हम इन्हें लिखते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो योजक लग जाता है। योजक चिन्ह एक छोटी सी लाइन लगती है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में और, तथा, या, एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात हमारा आखिरी समास है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में न पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो। अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं है। जिस समस्त पद में न पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, और विग्रह के अंत में वाला, जिसको, जिसे, है, जो आदि आते हों, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके। ये तो पूरी दुनिया में सर्वविदित तथ्य है कि 10 सिरों वाला सिर्फ एक रावण ही है, इसलिए हम उसके लिए दशानन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। पद्मासना, पद्म यानी कमल आसन है जिसका। कमल किसका आसन है? सरस्वती जी का। तो पद्मासना हम उन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुब्रीहि समास में ये चीज़ आप समझ के रखिएगा कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। अब हमको एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि जो होता है, संधि में निकटतम वर्णों का मेल होता है, और समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। यानी संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल और समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो ये जो मूलभूत अंतर है संधि और समास का, वो हमने आज समझा है। और इसी प्रकार से हमने समास के 6 भेदों के बारे में जाना है कि समास के भेद क्या होते हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। थैंक यू।